Good morning, student. Welcome you in class 8th. This is second part. In the second part, we are going to study about conflict between British and French. दिस इज नोन एज द कर्नाटिक वार. ओके, ड्यू टू द कमर्शियल रिवलरी. देखिए, इनमें कमर्शियल रिवलरी हो गई थी, काफ़ी विरोध उत्पन्न हो गया था दोनों के बीच में. द फ्रेंच वर इन द कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश. ठीक है, जो फ्रेंच लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंग्लिश थी उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. सो द फ्रेंच कंपनीज गवर्नर, द फ्रेंच कंपनीज ट्रेड इंक्रीज 10 times विच वॉज अ बिग थ्रेट टू द इंग्लिश. देखिए, फ्रेंच का जो ट्रेड है 10 times 10 गुना बढ़ गया था, जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ही खतरा था, काफ़ी भयानक खतरा था इंग्लिश. फ्रॉम द 1714 ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल मोटिव डोमिनेट आवर कमर्शियल ग्रुप. और 1714 से ही यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिव बन चुका था उनका, डोमिनेट आवर कमर्शियल गेन, और उनको कमर्शियल गेन भी मिलने लगा था. ठीक है, व्यापारिक तौर पर फायदा मिलने लगा था. सो डुप्लेक्स कम एज द गवर्नर ऑफ द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो डुप्लेक्स वहाँ पे एज अ गवर्नर जनरल बन के आया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में. ठीक है, नॉट अ ब्रिटिश, फ्रेंच. सो द फ्रेंच पावर रीच इज पीक ड्यूरिंग इस गवर्नरशिप. और उस गवर्नरशिप के दौरान फ्रेंच जो डुप्लेक्स था उसके गवर्नरशिप के दौरान फ्रेंच काफ़ी पीक पर पहुंच चुका था, काफ़ी ह्यूज बेनिफिट हो रहा था उनको, लगभग 10 गुना बेनिफिट होने लगा था. सो द एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इज इंपॉर्टेंट एज द प्ले रोल इन शेपिंग द कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. और एंग्लो फ्रेंच रिवलरी, एंग्लो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में काफ़ी भयानक रिवलरी हो चुकी थी और ये युद्ध का रूप लेने लगी थी. सो इंडिया में काफ़ी इसका मॉडर्न इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है. द कर्नाटिक वार, और इनके बीच में जो वार हुआ वो कर्नाटिक वार के नाम से जाना जाता है. वर अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और लगातार सीरीज, वो ये एक दिन का नहीं था, लगातार काफ़ी लंबे समय तक सीरीज एक युद्ध लड़ा गया जिसको सीरीज कहा गया. तो कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था. सो द 3 वॉर वर फॉट. देखिए, यहाँ पे 3 वार लड़े गए इनके बीच में. फर्स्ट 1746 एंड 1763 दे रखा है यहाँ पे, एक और मिसिंग कर रखा है इन्होंने. ठीक, सो दे वर फोर्ट इन द रीजन ऑफ द कर्नाटिक. और वो कहाँ पे लड़े? कर्नाटिक रीजन में लड़े, इसलिए कर्नाटिक वार के नाम से जाना जाता है. अल्टीमेटली द फ्रेंच वर डिफीटेड. अल्टीमेटली अंततः लास्ट में जो फ्रेंच है वो डिफीट हो गए थे इस बैटल में. एंड द फ्रेंच वर डिफीटेड एंड दिस बॉट द एंड ऑफ द फ्रेंच एम्बिशंस इन इंडिया. और यहीं पे उनका हार होना, फ्रेंच की हार होना ही यहाँ पे उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई थी. अब यहाँ पे ब्रिटिश का राज शुरू होता है पूरी तरह. This brought an end of the French ambition in India. From then onwards, the British established their power and gradually the company changed from commercial trading association to political power. और यहीं से ब्रिटिश कंपनी जो है पूरी तरह अब धीरे धीरे वो पूरी तरह चेंज होने लगी थी. चेंज फ्रॉम कमर्शियल ट्रेडिंग, वो कमर्शियल ट्रेडिंग के तौर पर भारत में आई थी और वो ट्रेडिंग कंपनी से ही चेंज होकर वो अब धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर के तौर पे बन रही थी. अब देखिए, यहाँ पे बॉम्बे कम अंडर द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन 1662. अब बॉम्बे उनके अंडर आ चुका था. एंड वाज हैंडेड ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू 10 पाउंड ईयर इन 1688 में उनको मिल चुका था. कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल. देखिए, अब बंगाल की बारी आती है यहाँ पे. द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप ट्रेडिंग फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651 में. देखिए, 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग जो फैक्ट्री वो 1651 में 1651 में रिवर हुगली के किनारे पर बनाया था. एंड बंगाल वाज प्रॉस्परस लैंड एंड द ब्रिटिश बिगन बाय फोर्टिफाइड दैट ट्रेडिंग सेटलमेंट. और बंगाल काफ़ी प्रॉस्परस एरिया था जहाँ पे ब्रिटिश ने अपना फोर्टिफाइड एरिया ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था. द 40 ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी देन एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स 3 विलेजेस. और ऑफिसर जो थे कंपनी को उनको जमींदारी राइट्स मिल गया था 3 विलेज का. वन ऑफ द किंग बीइंग कालिकता, ऑल्सो मुगल एम्पर फरुखसियार हैड ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेज टू ईस्ट इंडिया कंपनी. और फरुखसियार जो मुगल एम्पर था उसने कंपनी को स्पेशल जो प्रिविलेज थे, विशेष अधिकार दिए थे बाय रॉयल फरमान. उनको एक जो रॉयल फरमान राजपत्र के तौर पे आदेश दे दिया गया था. अकॉर्डिंग टू दिस ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स. और इस रॉयल फरमान के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी बिना टैक्स दिए ही वो व्यापार कर सकती थी. दे वर इशूड दस्तक फ्री ट्रेडिंग पासेस फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स. और उनको दस्तक भी दे दिया गया था, इशूड दस्तक फ्री ट्रेडिंग पास की, वो ट्रेडिंग भी करे तो उनको फ्री में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. ये सबसे बड़ी गलती रही मुगल एम्पायर फरुखसियार की, जिसके कारण ब्रिटिश अपना वर्चस्व बढ़ाते गए. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जैसे हमने पहले भी देख चुका है कि औरंगजेब जो लास्ट मुगल पावरफुल रूलर रहा, उसके बाद रहे हालांकि बहुत सारे रूलर, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे. वो एक तरह से नाम मात्र के रहे हैं रूलर या प्यूपेट हम कह सकते हैं. बंगाल वाज रूल्ड बाय द नवाब हु वर वर्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल. देखिए, बंगाल जो है नवाब के अधीन रहा था और जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट थे. द
एजेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन टू मिसयूज द प्रिविलेज। अब जो एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको जो विशेष अधिकार थे उनका वो मिसयूज करने लगे थे। ठीक है, ठीक है, गलत तरीके से उनका यूज़ करने लगे थे। सो प्राइवेट ट्रेड बाय द कंपनी सर्वेंट वाज नॉट इंक्लूड द फरमान। ठीक है, तो प्राइवेट ट्रेड को कंपनी ने, जो कंपनी सर्वेंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फरमान, जो ये फरमान में इंक्लूड नहीं किया गया था प्राइवेट ट्रेड को। द कंपनी सर्वेंट यूज द दस्तक फॉर प्राइवेट ट्रेड, वो अपने खुद इंडिविजुअल प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज़ करने लगे थे। दिस मेड द नवाब अनहैप्पी बिकॉज, ठीक है, इस हरकत से नवाब काफ़ी नाखुश हुआ। एंड दे वर ऑल्सो लॉस द रेवेन्यू, और बिकॉज दे वर लॉस द रेवेन्यू, अब उनका जो रेवेन्यू भी लॉस होने लगा। दिस लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब, इनके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एंड दिस रीजन वर द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट परमिशन फ्रॉम सिराजुद्दौला, और इसका रीज़न रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना परमिशन के, सिराजुद्दौला के बिना परमिशन के अपना फोर्टिफाइड जो है वो बनाना शुरू कर दिया था। ठीक, जो किला है पूरी तरह बनाना शुरू कर दिया सिराजुद्दौला के बिना परमिशन के, इसलिए वहाँ पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, पहला रीज़न। दूसरा, स्ट्रोक अम्यूनाइजेशन विद द फोर्ट विदाउट नवाब्स परमिशन, स्ट्रोक अम्यूनाइजेशन, उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया अम्यूनाइजेशन, जो भी, ठीक है, गन पाउडर या जो भी वेपन्स थे उनके लिए। थर्ड, इम्पोज टैक्स ऑन गुड्स इंटरिंग कलकत्ता, और कलकत्ता में टैक्स भी लागू कर दिया गया था। स्टॉप पेइंग टैक्सेस एंड अंडर माइंड दैट अथॉरिटी ऑफ नवाब एंड इंसिस्ट दैट फॉर ट्रेड टू बी प्रॉफिटेबल द कस्टम ड्यूटी हैड टू बी रिमूव, कस्टम ड्यूटी भी हटा दिया था। इस तरह से प्रोमिनेंट 5 रीज़न रहे हैं जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी आता है। देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी वाज डिसिसिव बैटल दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, काफ़ी भयानक युद्ध था ये बैटल ऑफ प्लासी, और यह यहाँ पे ही एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है मेन तौर पे कि अब धीरे धीरे यहाँ से ही ब्रिटिश का पूरी तरह वर्चस्व होने लगा था इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे जो नवाब था वो हार चुका था इस बैटल में, और यहाँ से ब्रिटिश की रियल शुरुआत मानी जाती है। सिराजुद्दौला वाज द यंग एंड इम्पल्सिव। देखिए, यंग काफ़ी जवान था, इम्पल्सिव काफ़ी, ठीक है, महत्वाकांक्षी और काफ़ी एक्टिव रहा था वो। ठीक, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था अदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अननेसेसरी जो हरकतें हो रही थी यहाँ पे। ही आस्क्ड द ब्रिटिश टू डिमोलाइज द फोर्टिफिकेशन, उसने कहा था ब्रिटिश के कि वो अपना जो है फोर्टिफिकेशन डिमोलाइज करें, कम करें या रिड्यूस करें। दे पेड नो नीड, ठीक है, नो हीट, और वो अकॉर्डिंग टू देम टू बिल्ड अप द ट्रेड फोर्स एंड टू बी बिल्ड, उनके अनुसार वो लगातार ट्रेड फोर्टिफाइड्स बनाते रहे, ट्रेड बढ़ाते रहे, फोर्स बनाते रहे। सो दे ऑल्सो रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू, और उन्होंने पे रेवेन्यू देने से भी मना कर दिया था, जिससे सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज़ हुआ। एंड द यंग नवाब अटैक द ब्रिटिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, और नवाब ने उनकी जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी कासिम बाजार वहाँ पर अटैक कर दिया। एंड लॉक्ड द वेयर हाउसेज एंड इम्प्रिजन द ऑफिसर, और वेयर हाउसेज को लॉक कर दिया और वहाँ पे जो भी ऑफिसर थे उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, देन ही मार्च टू द फोर्ट विलियम एंड डिफीटेड द ब्रिटिश इजीली। द ब्रिटिश सेंड द एम्बिशियस जनरल रॉबर्ट क्लाइव टू टेक द चार्ज एंड डिफीट द नवाब ऑफ बंगाल, और जनरल रॉबर्ट क्लाइव को टेक चार्ज दिया एंड डिफीट द नवाब के लिए इसको भेज दिया। क्लाइव वाज अ मिलिट्री जीनियस, काफ़ी मिलिट्री जीनियस था, काफ़ी कूटनीतिक था। ऑन जून 23, 1757 द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस ईच अदर इन द प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, जो फील्ड था वहाँ पे प्लासी का, वहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ा गया युद्ध। एंड द नवाब्स फोर्स वर ह्यूज एंड कंपेयर टू द ब्रिटिश आर्मी, और नवाब की फोर्स काफ़ी बड़ी थी ब्रिटिश आर्मी से यदि हम तुलना करें। बट द नवाब वाज बेट्रेयड बाय मीर जाफर। देखिए, मीर जाफर के द्वारा उसको धोखा दे दिया गया था। एंड द कमांडर ऑफ हिस आर्मी, जो कमांडर था उनकी आर्मी का, मतलब वो उधर मिल चुका था ब्रिटिश की ओर। ही वाज इन द चार्ज ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द आर्मी एंड रिफ्यूज टू फाइट एज ही हैड बीन ब्राइड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ब्राइडेड उसको रिश्वत दे दी गई थी, वो नहीं लड़े, मतलब एक तरह से बिक चुका था वो, जिसके कारण उसने मना कर दिया लड़ने से। एंड ऑल्सो रेनफॉल हैड मेड नवाब्स आर्टिलरी अनफिट फॉर यूज़, जो भी आर्टिलरी थी रेनफॉल के कारण वो भी यूज़ में नहीं आ पाई थी। एंड द नवाब वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी एंड कैप्चर, और नवाब को ब्रिटिश आर्मी ने, ठीक है, कैप्चर कर लिया गया था, और हरा कर उसको कैप्चर कर लिया गया था। इस टेबल में हम देखते हैं द आर्मी ऑफ नवाब सिराजुद्दौला वाज ह्यूज कंपेयर टू ब्रिटिश फोर्स। हम देख चुके हैं कि जो नवाब की आर्मी थी काफ़ी बड़ी थी यदि हम सिराजुद्दौला की आर्मी देखें ब्रिटिश से कंपेयर करें तो। बट इन द एंड ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश लॉस ओनली 22 मैन एंड 50 वर वाउंडेड। देखिए, अंत में हम देखें तो ब्रिटिश के सिर्फ 20 लोग
मारा गया, 22 लोग मारा गया था और 50 घायल हुए थे। एंड द नवाब लॉस्ट 500 मैन ऑफ हिज आर्मी, लगभग 500 लोग नवाब के लोग मारे गए थे। देखिए इसका मेजर रीज़न रहा था मीर जाफ़र। देखिए मीर जाफ़र बदल चुका था यहाँ पे, ठीक है, उसको रिश्वत दे दी गई थी जिससे वो पलट गया था और ब्रिटिश के सपोर्ट करने लगा था। मीर जाफ़र वाज द मेड द नवाब ऑफ बंगाल बट विथ लिमिटेड पावर, और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था, लेकिन उसको पावर बहुत कम दिए गए थे। द कंपनी वॉज ग्रांटेड द अनडिस्प्यूट राइट टू फ्री ट्रेड विथ बंगाल इन बिहार एंड उड़ीसा, और कंपनी ने मेन जो अनडिस्प्यूटेड राइट अपने पास रखे थे फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। इट ऑल्सो रिसीव द जमींदारी फ्रॉम 24 परगनास नियर कलकत्ता के पास, लगभग 24 परगनास से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। मीर जाफ़र हैड टू पे ह्यूज सम ऑफ मनी एज कंपेंसेशन फॉर द अटैक ऑन कलकत्ता, और मीर जाफ़र को काफ़ी बड़ा सम कंपेंसेशन के तौर पर देना पड़ा था ब्रिटिशर्स को। द फाइनेंशियली ब्लीडिंग ऑफ बंगाल हैड बिगन, अब धीरे धीरे फाइनेंशियली ब्लीडिंग बंगाल की शुरू हो चुकी थी। द कंपनी कंटिन्यू डिमांडिंग मोर एंड मोर revenue collection from Mir Jafar was, and then Mir Jafar was unable to fulfill their demands, अब मीर जाफ़र वहाँ पे उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। ही ट्राई टू कंस्पायर विद द डच टू एक्सपेल द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द बंगाल, अब उसने ट्राई किया, षड्यंत्र बनाया कि किस तरह से किसी न किसी भी तरह से वो ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकाल पे, कैसे उसने डच के साथ मिला और उनके साथ मिलकर षड्यंत्र बना। द कंपनी नाउ बिकम अनहैप्पी विथ हिम, अब कंपनी उससे नाराज़ हो गई। एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम, और उसका जो दामाद था मीर कासिम, मेट द नवाब, और मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। ही हैड टू गिव द कंपनी ऑफिशियल गिफ्ट अमाउंटिंग 27 लाख, और उसने कंपनी को 27 लाख रुपए दिया। एंड द जमींदारी ऑफ द 3 मोर डिस्ट्रिक्ट, और 3 और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का उसको जमींदारी दे दिया गया था। द ब्रिटिश नाउ मोनोपोलाइज बंगाल स्टेट एंड कॉमर्स प्लंडर द प्रोविंस, अब ब्रिटिश को पूरी तरह मोनोपोली मिल चुकी थी, एकाधिकार पूरे बंगाल पर ट्रेड करने का। एंड कॉमर्स एंड प्लंडर द प्रोविंस, अब धीरे धीरे पूरी प्रोविंसेस को लूटने लगी थी। दस द बैटल ऑफ प्लासी हैड द फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, नाउ बैटल ऑफ बक्सर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।